हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आरपीएससी ने परीक्षा में क्या क्या बदलाव किए हैं, यानी कि आरपीएससी का एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू अपडेट ये है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो क्या क्या यहाँ पर आरपीएससी ने अपडेट किया है देखिएगा। सबसे पहले देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर लिखा हुआ है, प्रेस नोट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो पहला जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, पहली जो हेडलाइन है वो देखो, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता या शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जो क्राइटेरिया बता रखा है, जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर है, जो योग्यता आपकी होनी चाहिए, अगर मान लो कोई स्टूडेंट जैसे कि एमए, एक तरह से ये सोचो कि स्कूल लेक्चरर का आपका एग्ज़ाम है, उसमें ये देखो कि आपकी एमए या एमएससी या एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में ही बीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में ही होते हैं। ठीक, जैसे एमए फर्स्ट ईयर चल रहा है, बीएड उनकी पहले ही कंप्लीट है, तो फॉर्म लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक ये वैकेंसी आएगी या जब तक ये प्रोसेस होगा एग्ज़ाम का, तब तक तो हमारी एमए कंप्लीट हो जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, वरना अगर आप ये गलती करते हो और फिर मान लो आप इसके कुछ भी इसका प्रावधान है, वो दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सज़ा हो सकती है आपको। और अगर ऐसा कुछ होता है, आपको पता चल जाता है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो पहले से पोर्टल ऑन होगा, तो वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना और अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थियों को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षरता के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें ही आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो आपके पास वो योग्यता है ही नहीं जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर भी आपने गलती से या जैसे भी मनमर्जी से फॉर्म फिल कर दिया, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और इसके दोषी पाए जाते हैं, तो आपको आईपीसी की धारा 182 के तहत सज़ा मिलेगी। और साथ में ही अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद आप अगर सेलेक्ट भी हो जाते हैं और आप एलिजिबल ही नहीं है, फिर भी आपने पेपर दिया और आपकी मेरिट आ जाती है, तो आपको आगामी 1 वर्ष की अवधि के दौरान ऐसा कुछ आप करते हैं तो 1 वर्ष तक आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, नहीं एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक, अगला देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का इंदराज करने पर इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियों का इंदराज कर सकेगा। कहने का मतलब यह है कि अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता जिसका खुद का मोबाइल नंबर पहले से ही एसएसओ आईडी या किसी भी चीज़ में इनरोल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका मोबाइल नंबर है तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो भी फॉर्म भरेंगे तो सारी जानकारी आपको आ जाएगी। आजकल व्हाट्सअप वाला भी नया चलन आ गया है, तो आपका पहले फॉर्म व्हाट्सअप पे आता है, एडमिट कार्ड भी व्हाट्सअप पे आता है, फिर उसमें भी ओटीपी आते हैं, पूरा सेटअप किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुनः ओटीपी प्रेषित किया जाएगा। ठीक, यानी कि आपको ओटीपी के थ्रू होगा ये सब चीज़ें। पुष्टि किए जाने पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से, यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप लोगों को ले लेना है। ठीक,
आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। अगर मान लो ऐसा कुछ होता है कि आपका OTP नहीं आ रहा है तो आपका ये एप्लीकेशन नंबर या OTP आपका नहीं आया है तो आपका आवेदन नहीं माना जाएगा। ठीक, अगला देखो, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा। यानी कि आप लोगों को मान लो कुछ गलती हो गई है तो उसका करेक्शन कर सकते हो, जैसे आपका फ़ोटो में, पिता के नाम में, लिंग में, जन्म तिथि में, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक, देखो अगला देखो, यदि किसी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी को RPSC, UPSC अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं, साक्षरता आदि से विवर्जित किया गया है, तो जैसे कि आप लोगों ने मान लो कोई गलती कर दी, ठीक, आप एलिजिबल नहीं है फिर भी आपने फॉर्म भर दिया, आपको 1 साल के लिए यानी कि रेस्टिकेट कर दिया या फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, डिबर कर दिया, तो आप लोगों को किसी भी फॉर्म को फिल नहीं करना है, वरना फिर आपको और ज़्यादा सज़ा हो सकती है। ठीक, और अयोग्य तो आप हो ही, अगर कुछ आप ऐसा कर देते हो तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, जो टाइम बताया है उसका वेट करना है, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है। फिर देखो, विच्छिन्न विवाह यानी कि वही जो डिवोर्स वो जो महिलाएं हैं, महिला अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिग्री DBSA नंबर 72/2022 में पारित निर्णयानुसार प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ, अगर ये करती है जो तलाकशुदा महिला है या विच्छिन्न विवाह जिनका हुआ है, उस श्रेणी की जो महिला अभ्यर्थी है, अगर DBSA नंबर के हिसाब से वो करती है न्यायालय की डिग्री, तो उन्हें आरक्षण का फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगला देखो, आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाए जाने की उपरांत आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पूर्ण भुगतान किया जाएगा। अगर मान लो आपने चैलेंज किया है आंसर की को, तो आपको पैसे देने होंगे, जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है RPSC के थ्रू, तो आप उसका पैसा भुगतान करेंगे, तब जाके उसका आप जो भी आंसर बताएंगे उस पर पूर्ण विचार किया जाएगा। फिर देखो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम, समीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। तथापि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन अविलंब या व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि को ही अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भिजवाया जाएगा। इस संबंध में संक्षिप्त सूचना 2 प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। अक्सर अवसर दिए जाने की उक्त सूचना आयोग की वेबसाइट पर ही ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो या तो सोच समझ के आपको फॉर्म भरने हैं अब। ठीक है, अगला देखो, उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होने या अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्था पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। अगला देखो, अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल की डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ करें। ऐसा कुछ सचिव महोदय ने, रामनिवास मेहता जी यहाँ पर सचिव है, उनके द्वारा ये पूरा बताया गया है आपको। RPSC का एग्ज़ाम से रिलेटेड जो न्यू अपडेट है वो, तो इन बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपकी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, तभी आप उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करें, अदरवाइज़ ना करें, वरना आपकी IPC की धारा 182 के थ्रू आप पर सज़ा या कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।